ईथर में जो अल्कोहल वाला पोर्शन है वो सबसे पहले हम देखेंगे एक बार। चैप्टर इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप आपके इस चैप्टर के अंदर है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप भी है, ईथर फंक्शनल ग्रुप भी है। और तीनों ही फंक्शनल ग्रुप आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको इनकी प्रिपरेशन मेथड्स, आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ पता होना चाहिए। और ये जो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये आपकी डेली लाइफ में इतने ज्यादा यूजफुल कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अल्कोहल का सिंबल OH होता है। ये सिंबल इसका अल्कोहल का जो सिंबल है वो OH है। इस फंक्शनल ग्रुप का सिंबल OH। ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपकी एलिफेटिक चेन से कनेक्ट हो जाए तो इसको अल्कोहल बोलते हैं। और अगर यही सिंबल एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका। जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिस भी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर फिनॉल वाले जो कंपाउंड्स हैं, इनके बिना आप जो पेपर जो मैं यूज कर रही हूँ, ये पेपर जितनी भी नोटबुक बनती हैं वो नहीं बन सकती। मतलब जो भी पेपर में जो कंपाउंड्स यूज होते हैं उनमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर पेपर ना हो तो करेंसी नोट्स भी नहीं होंगे। करेंसी नोट्स भी क्या है? पेपर है। चेकबुक हम जो बैंक में यूज करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, सब कुछ किस पर डिपेंडेंट है? इन कंपाउंड्स पर डिपेंडेंट है। तो डेली लाइफ में इन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लिए अगर आप इसके बिना अगर लाइफ इमेजिन करें तो थोड़ा सा अजीब सी लाइफ आपको लगेगी, क्योंकि आजकल हम पेपर के बिना, करेंसी नोट्स के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। चेक, सर्टिफिकेट, ये चीजें फिर भी चलेंगी, लेकिन करेंसी नोट्स के बिना तो नहीं रह सकते। और करेंसी नोट किसकी बनी हुई है? पेपर्स की। तो पेपर की बहुत रिक्वायरमेंट है आज की लाइफ में। तो ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली इनका यूज बहुत जगह पर है, सिर्फ इन्हीं जगह पर नहीं, और भी बहुत जगह पर हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को मैं एलिफेटिक कार्बन चेन से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं? एलिफेटिक कार्बन चेन से, तो हम उसे बोलेंगे अल्कोहल। तो हम कह सकते हैं जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो क्या है? एल्कोहल आर द हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हम एल्कोहल्स को क्या बोलते हैं? दे आर द हाइड्रोक्साइल, इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको इस ग्रुप को, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को किससे कनेक्ट करना है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कनेक्ट करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल्स बोलेंगे। ठीक है। अब फिनॉल में क्या हो जाएगा? फिनॉल में बस डेफिनेशन सेम है। दे आर द हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है। फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप भी OH है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी OH है। तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल को हम कैसे पता करेंगे? अगर एलिफेटिक कार्बन से कनेक्ट है तो हम अल्कोहल बोलेंगे, और आपके एरोमेटिक कार्बन से कनेक्ट है तो उसे क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो बेसिकली अगर मैं फिनॉल को आपको बताऊं तो फिनॉल में हमें बस ये ध्यान रखना है, दे आर द हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल और फिनॉल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो बस इस चीज को ध्यान रखिए कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। दोनों में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मस्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं ईथर का क्लासिफिकेशन। अगर मैं ईथर को थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो ईथर में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम नहीं है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। इसके दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड आपको एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एल्काइल ग्रुप्स। तो अगर मैं ईथर के लिए बात करूं जनरली आपसे, तो ईथर को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं?
अगर मान के चलते हैं मेरे पास कोई एल्कोहल है, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक एल्कोहल है CH3OH। इस एल्कोहल का अगर मैं ये वाला पार्ट रिप्लेस कर दूं किसी एल्काइल ग्रुप से, किसी एल्काइल ग्रुप से अगर मैं ये वाला पार्ट क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, H को निकालकर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, H को हटाकर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो भी मेरा ईथर बन जाएगा। तो ईथर में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको हम बोलते हैं ईथर। ईथर में बेसिकली देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर को साथ में क्यों लिया है, क्योंकि जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसका H अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप आ जाए तो ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए तीनों फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लिया गया है। एल्कोहल फिनॉल में तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन ईथर को हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, एल्कोहल के H को हम एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एराइल ग्रुप भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमें ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों जो R हैं ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों R सेम है तो आप ऐसे लिखिए, अगर ये दोनों R एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो एक को R एज्यूम कर लीजिए और एक को R डैश मान लीजिए। इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि दोनों R सेम नहीं है, दोनों R सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट R हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ मिथाइल है तो हो सकता है यहाँ इथाइल हो सकता है यहाँ पर इथाइल हो या फिनाइल हो। तो जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स या डिफरेंट एराइल ग्रुप्स होंगे तो एक को आप R एज्यूम कर लीजिए, एक को R डैश एज्यूम कर लीजिए, और अगर दोनों सिमिलर हैं तो फिर एक सिंबल आप दोनों तरफ सेम सिंबल को अलॉट कर दीजिए R को। ठीक है, इसके बिहाफ पर ईथर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर दोनों R सिमिलर होते हैं, दोनों R ऑक्सीजन की सराउंडिंग में सिमिलर होते हैं तो ऐसे ईथर को हम सिंपल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर भी बोल सकते हैं, इवन सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं। कैसा ईथर बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर से मीन क्या है, सिमेट्रिकल ईथर से मतलब है कि ईथर फंक्शनल ग्रुप की सराउंडिंग में दोनों तरफ सेम R ग्रुप होना चाहिए, दोनों तरफ सेम एल्काइल या एराइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ईथर को जिसमें डिफरेंट एल्काइल या डिफरेंट एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ईथर। ऐसे ईथर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ईथर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ईथर के साथ साथ आप इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सबसे पहले मैंने ये समझने की कोशिश की कि एल्कोहल एक्चुअली हम किसे बोल रहे हैं, फिनॉल किसे बोला जा रहा है, ईथर किसे बोला जा रहा है, ईथर का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसे ईथर जनरेट हो रहा है, कितने टाइप का ईथर है, सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो ईथर वाली कैटेगरी को हमें डिफरेंट तरीके से लेके चलना पड़ेगा। हम अलग लेकर चलेंगे ईथर को, लेकिन एल्कोहल और फिनॉल को हम एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे मुझे प्रिपरेशन करनी है तो एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन हम एक साथ कर लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हम एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन ईथर कैटेगरी को हमें अलग से डील करना होगा। तो सबसे पहले हम एल्कोहल और फिनॉल की बात करेंगे, जब एल्कोहल और फिनॉल टोटली खत्म हो जाएगा तब हम ईथर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लासिफिकेशन। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। क्लासिफिकेशन आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स में क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, दोनों का क्लासिफिकेशन एक साथ हम डील कर लेंगे, एंड फिनॉल्स। अब क्लासिफिकेशन में अगर मैं आपसे बात करूं, जो एल्कोहल्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी हो सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं एल्काइल ग्रुप के पास में एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिर्फ एक हो, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं दो एल्कोहलिक ग्रुप ले लूं तो क्या बोलूंगी, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीन ले लूंगी, क्या बोलूंगी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, एक हेलोजन लगाएंगे मोनोहेलोजन, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, दो लगाएंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, तीन लगाएंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर। अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, तो इसको बोलूंगी डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही अगर मैं एक कंपाउंड और ले लूं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको क्या बोलूंगी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल
because one hydroxy group present in that compound. Dihydric alcohol, 2 hydroxy group present. Trihydric alcohol because 3 hydroxy group present in this compound. ठीक है, अब इस कंपाउंड का आपको जरा कॉमन नेम पता होना चाहिए. जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है दैट इज ग्लिसरॉल. इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल. इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए. वैसे तो हम आईयूपीएसी नेम तो हम निकाल लेंगे. 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल. अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ प्रोपेन. प्रोपेन का ई हटा दीजिए. प्रोपेन 1,2,3. अब जरा यहाँ पर सोच के बताओ, मुझे ई हटाना चाहिए या मुझे ई लगाना चाहिए? सोच के बताना. प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल. क्यों लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए यहाँ पर ई? नहीं, क्यों लगाना चाहिए? हटाना चाहिए. हटाना चाहिए. बेटा फोकस करो. अगर यहाँ पर डायरेक्ट ओ आता तो हम इस ई को हटा देते. AEIOU अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते तो आप यहाँ से ई हटाएंगे, लेकिन अब इसके कांटेक्ट में आ रहा है टी तो आप ई नहीं हटाएंगे. तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल. ये इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल. तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है. इस ऑल से इतना तो क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक है, लेकिन ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है. जब भी ग्लिसरॉल की बात आए तो आपको याद आ जाना चाहिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. द कॉमन नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज द आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लिसरॉल इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल. इसका नेम मुझे वैसे पता है. इसको हम आईयूपीएक नेम में क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2 डाईऑल. यहां पर भी हम इथेन का ई नहीं हटाएंगे. इथेन 1,2 डाईऑल, क्योंकि ओ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, डी कांटेक्ट में आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डाईऑल. अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल. इसको कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल. ये भी कॉमनली कई बार पूछ लिया जाता है. इथाइलिन ग्लाइकॉल क्वेश्चन हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकॉल से बन जाए, तो हमें पता होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या है. इथाइलिन ग्लाइकॉल एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है. इसका नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं. इसका नाम मीथेनॉल है और इसका क्वेश्चन मीथेनॉल से ही बनेगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. जो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये फर्दर क्लासीफाई होंगे. तो ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. ये आपका हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ये आपका हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. हम डाईहाइड्रिक को फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे, हमने वहां भी नहीं किया था. हम ट्राईहाइड्रिक को भी फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासीफाई करेंगे. तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. अब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एक बार. तो यहां तक आपको अभी क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है. अब आ जाइए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड. सबसे पहले तो हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की फॉर्म में. ये भी हमें आता है. तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स फर्दर क्लासिफाइड एस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब जैसे मुझे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो प्राइमरी अल्कोहल में मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि जो मेरा एल्कोहलिक ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जिसके पास एक एल्काइल ग्रुप हो. तो यहां पर देखो एक ही एल्काइल ग्रुप है. ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से कनेक्ट है इस कार्बन के पास एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी? प्राइमरी अल्कोहल. अगर मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या ध्यान रखना होगा? मेरा जिस कार्बन से एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है उसके पास में 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए. सेम हो या डिफरेंट हो ये मैटर नहीं करता, पर 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए. तो देखिए यहाँ पर आपको 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, 1 और 2. इसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल को मैं 1 डिग्री भी लिख सकती हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल. और ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल कहूं या 2 डिग्री अल्कोहल कहूं एक ही बात है. और अगर मुझे टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करना है तो टर्शरी अल्कोहल में मुझे ध्यान रखना है कि मेरा कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट है
उस कार्बन के पास 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो आप देखिए 3 एल्काइल ग्रुप, चाहे आप सेम लगाइए चाहे आप डिफरेंट लगाइए, वो मैटर नहीं करता, पर 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 3 डिग्री एल्कोहल। इसको मैंने क्या बोल दिया, 3 डिग्री एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर हमने क्लासिफाई किया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसका अगर मुझसे कोई कॉमन नोमेनक्लेचर पूछे तो मैं बता सकती हूँ। क्या आप लोग मुझे इसका कॉमन नोमेनक्लेचर बता सकते हो, इस कंपाउंड का कॉमन नोमेनक्लेचर? इस कंपाउंड का जरा कॉमन नोमेनक्लेचर बताइए, सोच समझ के बताओ। कॉमन, कॉमन नोमेनक्लेचर पूछ रही हूँ, सोच समझ के बताओ। बोलो बेटा, हाँ बोलो, सोनिया बोलो। न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ओनली ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा इसको क्या मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं बोल सकती, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? तो इसका नेम क्या है, याद रखो अब ये चीज है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा चलो ठीक है, मुझे आप इसका कॉमन नेम बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल का एक बार कॉमन नेम बताओ। कोशिश करो। आयुपैक नेम तो है प्रोपेन टू ऑल, और आयुपैक आप सब बता देंगे। हाँ बताओ। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा ये किसने बताया अभी मुझे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये किसने बताया अभी? रुद्राक्ष, क्या मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल नहीं बोल सकती? हाँ सोच समझ के बताओ, क्या मुझे, मैं इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलूं या फिर मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलूं? सोच समझ के जवाब दो। आइसो होगा, ठीक है। अब जरा सोच समझ के मुझे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताओ रुद्राक्ष। सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल सेम होते हैं? नहीं, डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों में डिफरेंस। यस, वन मिथाइल इथाइल को बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल हम किसे बोलते हैं, वन मिथाइल इथाइल। इसमें कहीं आपको वन मिथाइल इथाइल दिख रहा है क्या? बताओ, फिर आपने इसको क्यों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दिया? ये तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, अपने ही उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, अभी आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा। मतलब ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही है। अब मुझे फिर सेक प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बता दो बस। अच्छा, सेक प्रोपाइल भी यही होता है? हाँ, सेक, सेक प्रोपाइल अल्कोहल पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या सेक प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर? अच्छा ठीक है, रुद्राक्ष के अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या सबको लगता है कि ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही होगा? यस, लव दोबारा बोलो। यस, इस केस में दोनों आएंगे, करेक्ट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हाँ,
और सेक प्रोपाइल एल्कोहल दोनों आएंगे, लेकिन सेक प्रोपाइल सेकेंडरी और आइसो में डिफरेंस है, यहां पर बाय डिफॉल्ट पुट हो रहा है। हाँ डिफरेंस, अभी मुझे डिफरेंस भी आप क्लियर करोगे, मैं आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब अटकेंगे तो आपको क्लियर जवाब होना चाहिए आपके पास। मैं इसको आइसो सेक प्रोपाइल एल्कोहल भी बोल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे आप लोग आइसो और सेक में एक बार डिफरेंस बता दो, कौन डिफरेंस बता रहा है मुझे आइसो और सेक में? एक प्रॉपर डिफरेंस मुझे कौन बताने की कोशिश कर रहा है कि मैम आइसो में ये होता है और सेक में ये होता है? कोई मुझे डिफरेंस बताए। कौन बताएगा? अब किसी को तो बताना पड़ेगा। हम्म। आइसो से। हम्म। हाँ बताओ बेटा। अब देखो, हाँ बताओ, 4 कार्बन का केस मैं ले रही हूँ, ठीक है, बोलो आगे। हम्म। हम्म। अच्छा एक मिनट, अब जरा सोच के बताओ, मैं 2 स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मुझे जरा सोच के बताना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहां पर मैंने ओ OH लगाया। एक कंपाउंड और दे रही हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ पर सॉरी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ओ OH, और यहाँ पर लगा हुआ है C। अब मुझे जरा सोच के बताओ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट वाला सेक है, फर्स्ट वाला सेक है, और सेकंड वाला आइसो, मतलब आप इसको बोल रहे हो, इसको बोल सकते हो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या मैं इसको सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दूं? और इसको आप कह रहे हो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब एक बार बस यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, जिसको जरा सा भी कंफ्यूजन है वो एक बार देख ले। बेटा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल में जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होगा। ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। और जब आपसे आइसो पूछेगा तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल में आइसो पोजीशन, इस पोजीशन को बोला जाता है एल वाले को, जिसमें कार्बन कार्बन सेकंड नंबर पे कार्बन ही आएगा, सेकंड नंबर के कार्बन से साइड चेन में कार्बन ही कनेक्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। सबको क्लियर है ये बात? ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको हम आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर डीलिंग आपसे पता है जब वो कन्वर्जन भी करेगा तो ऐसा कह देगा आपसे कि सेक ब्यूटाइल अल्कोहल से ये बनाइए, तो आपको सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आ रहा है, कन्वर्जन क्या करोगे? आपको यही नहीं पता कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो आपको ये जो कॉमन नेम्स है, 90% बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ही नहीं आता है। तो इनके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो मैंने आपको बताया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी, यस बोलो रुद्राक्ष। आइसोप्रोपाइल और सेक प्रोपाइल तो बाय डिफॉल्ट सेम इसलिए हो गए, इधर देखो, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये एक 3 कार्बन वाली चेन है और मैंने यहाँ पर ओ OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा बना दूं, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा बना दूं, कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में, सिर्फ ओ OH को उठा के इधर कर दिया, कार्बन को उठा के इधर कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट देखो सेकंड नंबर कार्बन से कार्बन कनेक्ट है। समझ रहे हो? हाँ सिर्फ प्रोपाइल के केस में, ब्यूटाइल हो जाएगा तो सेम नहीं होंगे, पेंटाइल हो जाएंगे तो सेम नहीं होंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप अगर वेरी करेगा तो सेम नहीं होंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट आइसो प्रोपाइल अल्कोहल और सेक प्रोपाइल अल्कोहल सेम हो गया बाय डिफॉल्ट। वैसे सिमिलर नहीं होंगे, वैसे डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो आपके होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जरा सोच के बताओ ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मैंने 3 कैटेगरी में आपको पढ़ाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, sp2, sp3। जितने भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, चाहे वो सेकेंडरी है, टर्शरी हैं, ये तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हमने ये भी क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स further classified, further classified on the basis of, on the basis of hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले मैं बात कर रही हूं आपसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात कर रही हूं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर आपने वहां पर हेलो एल्केन्स में पढ़ा था एलाइलिक हैलाइड। यहां पर मैं बात करूंगी एलाइलिक एल्कोहल्स की। एलाइलिक एल्कोहल्स कौन से एल्कोहल्स होंगे? जिसमें जो आपका OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसके नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक। तो यहां पर हम sp3 हाइब्रिडाइज के बिहाफ पर सबसे फर्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं एलाइलिक एल्कोहल्स। और एलाइलिक एल्कोहल्स को अब आप पहचान सकते हैं, ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी एलाइलिक एल्कोहल में। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए और नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम एलाइलिक को पहचान लेंगे। जरा इसका नाम बता दो मुझे एक बार, इसका एक बार नाम बता दीजिए मुझे, आईयूपैक नेम बता दीजिए फटाफट से इसका। इसका एक बार नॉमेनक्लेचर बता दीजिए आईयूपीएसी। प्रोप 2 इन 1 ऑल। अच्छा जरा सोच के बताओ, अच्छा जरा सोच के बताना कि नॉमेनक्लेचर में यहां पर मैंने आपने कहा प्रॉप 2 इन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ इन का ई हटाऊं या नहीं हटाऊं? इन का ई हटा दूं? क्या ये सही लिखा है? इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? ठीक है, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया है हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट है, उसके नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो ऐसे एल्कोहल्स को हम एलाइलिक एल्कोहल्स बोलेंगे। ठीक है, अब sp3 के बिहाफ पर ही मैं यहां पर एक और कैटेगरी ले रही हूं, बेंजाइलिक एल्कोहल्स। हमने वहां पर बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़े थे, यहां पर हम बात करेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल्स की। बेंजाइलिक एल्कोहल्स, अब बेंजाइलिक एल्कोहल्स में क्या होगा? जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपका किससे कनेक्ट होना चाहिए? बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट मतलब उस साइड चेन से आपका एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए। इस कार्बन को जरा चेक करके बताओ, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में आएगा बेंजाइलिक एल्कोहल, क्योंकि कार्बन जिस कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहां पर हम इसको बेंजाइलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एलिफेटिक रिंग से, एलिफेटिक चेन से कनेक्ट होता तो हम इसको एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और यहां पर भी मैंने इस बात को क्लियर किया है। इस कंपाउंड का नाम बताओ, इस कंपाउंड का एक बार नाम बताइए। क्या नेम होगा इस कंपाउंड का? 1 फिनाइल मीथेनॉल। अच्छा कॉमन नॉमेनक्लेचर बता सकते हो इसका? 1 हाइड्रोक्सी फिनॉल। नहीं नहीं नहीं,
चलो एक नाम तो रुद्राक्ष ने सही बताया, वन फिनाइल मीथेनॉल तो सही है। कॉमन नेम और कोई बता दीजिए। आयुपैक नेम तो इसने सही बताया है, कॉमन नेम और बताइए इसका कोई। कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? हाइड्रोक्सीटोलिन कैसे हो जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सीटोलिन कैसे हो सकता है? टोलिन तो हम बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 होता है उसको टोलिन बोलते हैं। अच्छा आपने ये पढ़ा है, एक होता है बेंजल, एक होता है बेंजो, एक होता है बेंजाइल। हम बेंजाइल किसे बोलते हैं बेटा? इस वाले ग्रुप को, इधर देखिएगा, इस वाले ग्रुप को हम बेंजाइल बोलते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, जब कार्बन के साथ, ये कार्बन के पास 2 H होते हैं और एक वैलेंसी खाली होती है, इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। अगर यहाँ पर एक और वैलेंसी खाली हो जाती, एक H और हट जाता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजल। और तीनों H हट जाते तो बोलते बेंजो। तो अब ये जो बेंजाइल है, इस पूरे पार्ट को मैं बेंजाइल बोल रही हूँ, और ये वाला पार्ट क्या है? OH, इसको तो हम अल्कोहल बोल सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो अगर क्वेश्चन बेंजाइल अल्कोहल से बने तो भी आपको पता होना चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल, इसी कंपाउंड को हम बेंजाइल अल्कोहल बोल रहे हैं कॉमन नेम में, और इस कंपाउंड का आयुपैक नेम हो गया 1 फिनाइल मीथेनॉल। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और सुनिएगा, क्या मैं बेंजाइलिक अल्कोहल को फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? क्या मैं बेंजाइलिक अल्कोहल को फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? बताइए, सोच समझ के बताइए। हाँ, हम फर्दर इसको इसको भी हम बेंजाइलिक अल्कोहल को भी फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी? ये वाला जो अभी इस समय बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ है, इसको मैं क्या बोलूँ? ये प्राइमरी है। अच्छा, ये अगर प्राइमरी है तो जरा सोच के, प्राइमरी ठीक है। अब जरा सोच के बताना, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर मैंने एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया CH3, HOH, इसको क्या बोल सकती हूँ? सेकेंडरी। ठीक है। इसको इसको और देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर C और यहाँ पर एक और C है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर OH है, मतलब ये एक एल्काइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप, ये इसको क्या बोलूं? क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है? क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है या नहीं है? ये वाला कंपाउंड बेंजाइलिक अल्कोहल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ये बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या ये कंपाउंड बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है? बेटा आप कंफ्यूज हो गए, आप इधर देखो। है, बेंजाइलिक अल्कोहल पूछ रही हूँ, बेंजाइल अल्कोहल नहीं पूछ रही हूँ। सबको स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, क्या मैं इसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोल सकती हूँ? आपको तुरंत आंसर देना चाहिए था यस मैम, ये टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल है। मैं आपसे बेंजाइल अल्कोहल थोड़ी ना पूछ रही हूँ। अब ये बेंजाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? पर ये है तो बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन और नेक्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बेंजाइलिक है पर टर्शरी है।
ये भी बेंजाइलिक है पर सेकेंडरी है, ये भी बेंजाइलिक है पर प्राइमरी है, कंफ्यूज मत होइए। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में मैंने दो कैटेगरी ली, एक एलाइलिक और एक मैंने आपके साथ डिस्कस करी बेंजाइलिक। एलाइलिक में भी मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ, एलाइलिक को भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्लासिफाई कर सकते हैं और बेंजाइलिक को भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात कर रही हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज केस को लेकर। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन को कौन सा केस होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ब्याह पर क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होना चाहिए, जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है वो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा केस ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो देखिए ये वाला जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये जिस कार्बन से कनेक्ट है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसको हम विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। तो इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, विनाइलिक। ये आपका विनाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोच के बताना, मैंने एक कंपाउंड और लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर दे रखा है CH3, यहां पर आपके पास में है डबल बॉन्ड CH और यहां दे रखा है OH। सोच के बताओ ये कंपाउंड क्या है। इस कंपाउंड को क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं इसको विनाइलिक बोल सकती हूँ सेकंड वाले कंपाउंड को, बोल सकती हूँ ना। क्यों, क्योंकि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और उस sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ रहा है, इससे आगे कुछ भी चले मुझे मतलब नहीं है, पर अगर मुझे ये पोजीशन देखने को मिल रही है तो मैं इसको भी विनाइलिक एल्कोहल बोल सकती हूँ, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में एक कैटेगरी तो आ गई विनाइलिक एल्कोहल। दूसरी कैटेगरी देखिएगा, ये एलिफेटिक की कैटेगरी है, एरोमेटिक की कैटेगरी देखिएगा। मैंने एक एरोमेटिक रिंग ले ली, बेंजीन रिंग, उसका एक H हटाकर मैंने यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ये कार्बन देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट है। तो इस कंपाउंड को अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं इसको एल्कोहल नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। जब ये ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है तो अब मैं इसको एल्कोहल नहीं बोल सकती, इसको मुझे बोलना पड़ेगा फिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड केस में मैंने दो केस देखे, एक विनाइलिक एल्कोहल और दूसरा हमने देखा फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल के और भी कंपाउंड हो सकते हैं, आप यहाँ पर H को हटा दीजिए, एल्काइल ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगाओ, लेकिन अगर एक भी एल्कोहलिक ग्रुप कार्बन से कनेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट है, तो उसे हम फिनॉल की कैटेगरी में ही रखेंगे। किसमें रखेंगे, फिनॉल की कैटेगरी में। तो यहां तक हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, हमें पता होना चाहिए विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, इनमें भी हम फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कर सकते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, यस यस बोलो, बोलो बेटा। देखो हर कंपाउंड की बेटा कॉमन नेमिंग नहीं होती, कुछ ही कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग होती है। हम इस कंपाउंड की कॉमन नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही कंपाउंड्स के कॉमन नोमेनक्लेचर को कंसीडर किया गया है। हम कर सकते हैं इसको बेंजो करके, हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हम इस बेंजो हम कब यूज करते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग से जो कार्बन कनेक्ट है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तीनों हाइड्रोजन हटकर कुछ और आ जाए। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हटकर एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये OH है, तो तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं और दूसरी ग्रुप जब आ जाए तो उसको बेंजो बोलते हैं। जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो हम इसको बेंजाइल बोलते हैं, और जब 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल। बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। मैं सिचुएशन आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास CH2 एक वैलेंसी खाली, तो हमको बोलना है बेंजाइल। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है बेंजीन रिंग के पास यहाँ पर एक H है और 2 वैलेंसी खाली है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजल।
और अगर आपको ऐसा दिखाई देता है बेंजीन रिंग के पास ये एक कार्बन और यहाँ पर तीनों वैलेंसी इसकी खाली है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजो। मतलब तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड ना होकर किसी से भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो हमने नॉमेनक्लेचर, हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमें रिवाइज हो गया सारा, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये सारी पोजीशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब हमें एक बार दोबारा से हमने रिवाइज कर लिया अल्कोहल फिनॉल के केस में। अब हम बात करेंगे, अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। हमें क्या पता होना चाहिए? अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन मेथड्स की। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर हमें करना आता है, तो नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन ईथर वाला पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां नॉमेनक्लेचर एक बार ईथर का हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखना ध्यान से, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हमें किस किस के स्ट्रक्चर देखने हैं? अल्कोहल और फिनॉल के हम एक साथ देखेंगे, ईथर का तो सब कुछ हम बाद में ही देखेंगे। अब अगर मैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको ओपन करूं, मैंने एक मीथेनॉल कंपाउंड लिया, मीथेनॉल एक अल्कोहल है और मीथेनॉल के पास में ये मीथेनॉल का स्ट्रक्चर है। मीथेनॉल के स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में दो लोन पेयर है। अगर मैं इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, अगर मैं इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालती हूं, तो जरा इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखते हैं। इस कंपाउंड का हम क्या निकाल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन को मैंने यहां पर ऑक्सीजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, तो जरा आप मुझे ऑक्सीजन को सेंटर एटम मानकर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आपको दो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड की वैल्यू 4 और sp3 होगा। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन के ब्याह पर देखो तो भी sp3 है, और कार्बन को सेंटर एटम मानकर करो तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अल्कोहल में यहाँ पर मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन अल्कोहल कंपाउंड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती। अब क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग बेस्ड, क्यों नहीं होती? जब अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है, तो रीजन, यहाँ पर रीजन बनेगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 96 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 96 पिकोमीटर है, और कार्बन से ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 142 पिकोमीटर है। फोकस करना, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। और मैंने कहा था जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है ना, वहां बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे हमने ये बात डिस्कस की थी, वहां हमने डिस्कस की थी हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, और मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी मिलेगी। तो हेलो एरीन्स के केस में कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो छोटी थी, और हेलो एल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड लेंथ उसकी बड़ी थी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दोनों के बीच में ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है। इन दोनों के बीच में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बॉन्ड लेंथ में बहुत डिफरेंस आ गया, 96 और 142, मतलब 50 के अराउंड डिफरेंस है यहाँ पर। और इस वाले बॉन्ड से इस वाले बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं? दो बॉन्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है, इस स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं, CH ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप को हम बोल रहे हैं, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड तक का जो गैप है इसको हम बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं, और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर ये 108.9 डिग्री है, 108.9 डिग्री। जबकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? आपको पता है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है टेट्राहेड्रल। याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और यहां पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल इतना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा है 108.9 डिग्री, इससे स्लाइटली डिफरेंट मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। टेट्राहेड्रल में इतना होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कुछ कम बॉन्ड एंगल है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाला बॉन्ड एंगल ही नहीं है यहाँ पर। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं है, बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाला नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, फोकस करना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपको बताया कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है एल्कोहल्स में वो स्लाइटली लेस देन है टेट्राहेड्रल एंगल से, स्लाइटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के पास जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर मैं फिनॉल के स्ट्रक्चर में आपसे बात करूं, थोड़ा सा फिनॉल का स्ट्रक्चर भी हम यहाँ साथ के साथ देख लेते हैं। फिनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहां पर आप देखो एक ऑक्सीजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। और यहां पर अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये वाली बॉन्ड लेंथ जरा सोच के बताओ, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ 142 पिकोमीटर है कार्बन से ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए छोटी, मनीष? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहां से आ गया, कैसे आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? ये भी कार्बन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी कार्बन, ये भी ऑक्सीजन, कहां पर डबल बॉन्ड है? बेटा सीधा सीधा आंसर दो ना, कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मैडम, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और एस, हाँ, तो डबल बॉन्ड ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले कार्बन से, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉन्ड लेंथ इस बॉन्ड लेंथ से छोटी होगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर आती है एल्कोहल में, लेकिन फिनॉल में यही बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 136 पिकोमीटर, तो छोटी हो गई, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब यहां पर बॉन्ड एंगल जो मैंने देखा, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड का जो एंगल है ये कितना है, ये है 108.9 डिग्री, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका इस बॉन्ड से इस बॉन्ड का जो एंगल है वो 109 डिग्री है। कितना है? 109 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट है, और यहां 109 डिग्री, मतलब अभी भी वो परफेक्टली टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल के इक्वल नहीं पहुंचा। तो फिनॉल्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिनॉल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें बॉन्ड, जो आपका बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, वो छोटी होती है एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 130 पिकोमीटर इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मीथेनॉल। मीथेनॉल से थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 142 136, मतलब आई थिंक 6 पिकोमीटर का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। होता 50-60 का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में भी डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ जाता है, जिनकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, आप ये देखो कि इसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो वैसे भी छोटी होती है सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में। दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हमें अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चर अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। पहला तो यहाँ पर ये पूछ लेगा आपसे कि फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अल्कोहल के कंपैरिजन में छोटी क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन को सेंटर एटम माने या कार्बन को सेंटर एटम माने, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पर 108.9 डिग्री है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या आंसर दोगे आप?
क्योंकि वहां पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो मुझे 109 डिग्री 28 मिनट नहीं मिल पा रहा है, मुझे 108.9 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही इसका जो हमारा ईथर का स्ट्रक्चर है वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, फिर इनके साथ कंपेयर करेंगे, पर अभी हम ईथर को बीच में लेकर नहीं चल रहे हैं। तो क्या अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया? यहाँ पर दो तरीके की रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस, बताओ बेटा। नहीं, मैं ऑक्सीजन को सेंटर एटम की बात नहीं कर रही हूं। आप जनरली अगर आप यहां पर इस कार्बन को कंसीडर करें, इसको सेंटर एटम मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसको भी अगर आप सेंटर एटम मान रहे हैं तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, और ऑक्सीजन को मानोगे तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सेंटर एटम किसको मानेंगे? कार्बन को सेंटर एटम मान लीजिए। कार्बन सेंटर एटम ये बता रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वैसे तो एग्जैक्टली कार्बन ही सेंटर एटम है, कार्बन ही सेंटर एटम है। किसके ऑक्सीजन का? इसके ऑक्सीजन का sp3 होगा, इसके ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लव कंफ्यूज मत हो, दोबारा से मैं डिस्कस कर रही हूँ तो तुम्हारी आवाज थोड़ी सी फटी हुई सी आती है, दोबारा से मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, हो सकता है कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। यहां पर सेंटर एटम कार्बन है, नो डाउट, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ऑक्सीजन को अगर मैं एज्यूम कर लूं तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा। मतलब मैं ऐसा मान लूं, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है लव? दो होती है ना। एक वैलेंसी एस से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। मैंने ऑक्सीजन को सेंटर एटम मान लिया, इस तरीके से एज्यूम कर लिया, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर मुझे कोई निकालने को बोलेगा तो मैं sp3 निकाल सकती हूँ ना। लव, मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यहां पर सेंटर एटम मेरा क्या है? वैसे कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, इसी की वजह से तो बॉन्ड लेंथ ये छोटी हो गई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने की वजह से। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि टेट्राइडल ज्योमेट्री क्यों नहीं है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? क्योंकि बॉन्ड एंगल टेट्राइडल वाला है ही नहीं, बॉन्ड एंगल छोटा आ रहा है रिपल्शन की वजह से, इससे टेट्राइडल ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर पा रहा, वो टेट्राइडल से थोड़ा सा डेविएशन है। परफेक्टली टेट्राइडल ज्योमेट्री शो नहीं करता, थोड़ा सा डेविएटेड ज्योमेट्री शो करता है, टेट्राइडल वाली परफेक्टली ज्योमेट्री कोई शो नहीं करता है। तो दोनों बातों के रीजन आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या यहां तक की अप्रोच क्लियर है? क्या यहां तक की अप्रोच क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे साथ के साथ थोड़ा सा ईथर का और कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं, बाकी हम डिटेल में तो वहीं समझेंगे ईथर को। ईथर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ऑक्सीजन एटम, और इस ऑक्सीजन एटम की सराउंडिंग में आपको दो एल्काइल ग्रुप दिखाई देते हैं। इस ऑक्सीजन एटम की सराउंडिंग में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? दो एल्काइल ग्रुप। जैसे मान के चलते हैं, मैंने दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ले लिया, एक मिथाइल ग्रुप आपका ये है और दूसरा मिथाइल ग्रुप आपके पास में ये है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को मैं सेंटर एटम मान सकती हूँ। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है भाई, ऑक्सीजन को सेंटर एटम मान लेती हूँ, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इस एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इस वाले एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये वाला ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एल्कोहल वाला ऑक्सीजन, फिनॉल वाला ऑक्सीजन, चाहे ईथर वाला ऑक्सीजन, तीनों के तीनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बात क्लियर हो रही है? ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई डाउट नहीं है। तीनों फंक्शनल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, जेड की वैल्यू 4 आ रही है। अब बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो कितनी आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ? कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बॉन्ड लेंथ देखूं, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 होता तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता। तो यहां पर इस कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जितनी अल्कोहल में है 142 पिकोमीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये कार्बन भी भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर आनी चाहिए। हाँ भाई, कितनी आनी चाहिए? 142 आनी चाहिए, इससे कम आनी चाहिए या इससे ज्यादा आनी चाहिए? बताओ बताओ। हाँ भाई, सोच के बताओ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? 142 ही होनी चाहिए, सबको सिमिलर है मैडम, 142 होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लव। और किसी का कोई अपना ओपिनियन, अपना कोई और ओपिनियन कि मैम 142 नहीं होनी चाहिए? कोई और ओपिनियन किसी का? सब 142 पिकोमीटर से सेटिस्फाइड है? मैं यहाँ पर उठा के 142 पिकोमीटर लिख दूं? अच्छा, सब कह रहे हैं यस मैम, लिख दूं? अच्छा, एक बार चैट में आप लोग यस कर दीजिए, मैं ये देखना चाहती हूँ कितने बच्चे ये चाहते हैं कि यहाँ 142 पिकोमीटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रियांश जोशी यस, आयुषी यस, सोनिया यस, खुशी भी यस, हर्षित राणा भी यस, पुष्कर यस, नकुल यस। ओके, नेक्स्ट अदर स्टूडेंट प्लीज। व्योम यस। सबको लग रहा है 142 पिकोमीटर लिखना चाहिए? ओके, चलो अब एक बार देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बेटा, एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑक्सीजन एटम के पास में एक ही बल्की ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, दूसरा बल्की ग्रुप नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ठीक है? ईथर में दोनों ही बल्की ग्रुप होते हैं, एक भी एच नहीं होता, दोनों तरफ एल्काइल एल्काइल ग्रुप होते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पर एक भी छोटा ग्रुप नहीं है, एक भी एच नहीं है इसके पास में। कुछ डिफरेंस है या नहीं ईथर के स्ट्रक्चर में एल्कोहल से? कुछ तो डिफरेंस है। एल्कोहल में एक ही बड़ा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, दूसरा तो एच है। ईथर में दोनों ही एल्काइल ग्रुप है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आया है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर है, और एल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं सेम है, पर थोड़ी सी माइन्यूट सी कम है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इसके पास दोनों बल्की ग्रुप्स है, दोनों साइड बल्की ग्रुप है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक है? और यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तरफ बल्की ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ बल्की ग्रुप है। वैसे अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड लेंथ सेम है। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल मतलब इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक का जो डिफरेंस है, इसमें बॉन्ड एंगल आता है 117 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना आता है? 111.7 डिग्री। कितना आता है? 111.7 डिग्री। अब जरा फोकस करो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है? एल्कोहल में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम आता है, फिनॉल में भी कम आता है। सबसे कम आता है एल्कोहल में, उससे थोड़ा ज्यादा आता है फिनॉल में। लेकिन ईथर में तो कुछ अजीब ही हो गया। ईथर का जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से भी ज्यादा आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट को क्रॉस कर चुका है। 111 मतलब 2 डिग्री का लगभग डिफरेंस है, 2 डिग्री का डिफरेंस है। यहां पर ये भी एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा टेट्राहेड्रल। तीनों के बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से मैच ही नहीं करते। इसके मैच नहीं करते, इसके क्यों मैच नहीं करते? इसमें रिपल्शन और ज्यादा हो गया भैया, दो दो तो लोन पेयर और दो दो बल्की ग्रुप, रिपल्शन ज्यादा हो गया। दो दो लोन पेयर, दो दो बल्की ग्रुप, रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 111.7 डिग्री हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों में ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बावजूद भी तीनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बॉन्ड एंगल को फॉलो नहीं करते। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसी की भी परफेक्टली नहीं है। तीनों में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। क्या सबको ये बात क्लियर हो रही है?
क्या सबको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3-4 तरीके से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा इसी एरिया में। आप अभी जब पीक्यूएस में मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी तो आपको यहाँ पर 3-4 तरीके का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों का इसी चैप्टर में एल्कोहल्स की प्रिपरेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर 2-3 मैकेनिज्म आएगी और वो दोनों तीनों मैकेनिज्म आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिज्म इस वाले चैप्टर की आपके सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में है, तो आपको मैकेनिज्म बनाना आना चाहिए उन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल्स को कवर करेंगे। फिर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। यहाँ तक की क्लास में सबको क्लियर है? किसी को